नीलेश जी आपका, अब आप जरा सा नीलेश जी ज्वाइन करिए, मेरे ख्याल से ज्वाइन कर रहे हैं वो। जैसे ही नीलेश जी आते हैं तो हम आपको सारी बात वही बताएंगे, हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के का मामला, जो कि नीलेश ओझा के खिलाफ था। और उसमें आपको मालूम है कि नीलेश ओझा जी ने रेवती मोहिते डेरे, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ आवेदन दिया था, कंप्लेन दिया था। और उस कंप्लेन के बाद उस पर एक्शन हुआ और ये कहा गया कि उनको पनिशमेंट पोस्टिंग दी गई है, मेघालय ट्रांसफर कर दिया गया है। नीलेश ओझा जी ने शिकायत की थी राष्ट्रपति से, नीलेश ओझा जी ने शिकायत भेजी चीफ जस्टिस के पास, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास शिकायत आने के पहले मुंबई में 5 जजों की बेंच बैठ गई नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई के लिए। और उसके बाद नीलेश ओझा जी की कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई शुरू हुई और फिर ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में आया। नीलेश जी ज्वाइन कर चुके हैं। नीलेश जी, सुप्रीम कोर्ट में दिशा का मामला आ गया, ये कैसे हो गया? अभी तो मामला हाई कोर्ट में था। हाँ नहीं, सुनिए क्या हुआ था। दिशा सालियान के पिताजी ने जो रिट फाइल की थी, वो रिट की सुनवाई में से रिट की सुनवाई के लिए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे डिस्क्वालिफाइड है, वो केस नहीं सुन सकती है। ये एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने बोला था, उसमें मैंने जो ग्राउंड दिए थे वो, तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने क्या किया, लेटर भेजा चीफ जस्टिस आलोक आराधे जी को 2 अप्रैल 2025 को, ये बोलते हुए उसमें ये लिखा कि ऐसा ऐसा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, उनके एलिगेशन झूठे हैं, तो आप इन पर कार्रवाई करो। तो आलोक आराधे जी ने इसका सुमोटो कॉग्निजेंस लिया लेटर का। 8 अप्रैल को 5 जज बेंच कंस्टिट्यूट हुआ और मुझे नोटिस दिया। अब मेरे आरोप क्या थे? मेरे आरोप थे कि नंबर 1, ये है महिलाओं के खिलाफ के अत्याचार का केस, जिसका स्पेशल बेंच है सारंग कोतवाल साहब का, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का बेंच है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक के मैटर में जमानत देने के लिए हाईकोर्ट के रिकॉर्ड की फोर्जरी की है, मतलब उसमें गलत स्टेटमेंट लिखे ऑर्डर में। उनके खिलाफ आरोप था 409 का, जिसमें उम्र कैद की सजा थी। इन्होंने लिखे 420 7 साल की सजा है, और अर्नेश कुमार का गाइडलाइन लगा के उसको बेल दिया। ऐसा ही दूसरा काम उन्होंने, एक दिलीप मोहिते नाम का एमएलए था, जिसके ऊपर पुलिस के अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, उसको आरोप, जो नीचे के कोर्ट का ऑर्डर, पुलिस का रिपोर्ट, उसको इग्नोर किया। 307 का सेक्शन लिखा ही नहीं आईपीसी का अटेम्प्ट टू मर्डर का, और घुमा फिरा के बेल दे दिया। ये एक करप्ट प्रैक्टिस। और तीसरा जो था एलिगेशन कि यही केस के वजह से जस्टिस डेरे के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए हमारा रिट पिटीशन फाइल है, जिसमें स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट हुआ है। पिटिशनर की तरफ से मैं वकील हूं, तो मेरा केस जस्टिस डेरे सुन नहीं सकती है। और एक था कि जस्टिस डेरे की जो सिस्टर है, वो शरद पवार गुट की लीडर है, उसने आदित्य ठाकरे के फेवर में स्टेटमेंट दिया है इसी केस में, दिशा सालियान के केस में, कि नहीं वो आरोपी, मुझे तो नहीं लगता उसने गुनाह किया होगा ये वो। और इसके लिए हमने 120 में उसको भी आरोपी बनाने की मांग की है कंप्लेंट में सतीश सालियान जी के। तो ऐसे कंडीशन में उनकी ही बहन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ये मामला सुन नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ये इनके सारे आरोप झूठे हैं, तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। कोर्ट का भी बराबर था, ठीक है तुम्हारा क्या कहना है तुम बता दो। हमने हर एलिगेशन का
सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड, ऑर्डर की कॉपी, सीबीआई की रिपोर्ट, सीबीआई कोर्ट का आदेश और पुलिस का रिपोर्ट, सेशन कोर्ट का ऑर्डर और हमारे पूरे जो भी प्रूफ्स है, प्रूफ्स एफिडेविट के साथ कोर्ट को दे दिए। अब हुआ क्या, हमने क्या कहा कि ये सिर्फ हमको डिस्चार्ज करके मामला नहीं जमने वाला है। झूठा आरोप लगाया तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कंटेम्प्ट का झूठा आरोप लगाया तो वो जो कोई भी व्यक्ति रहो, उसमें जज भी आ गया, वो आईपीसी 211, 192 ये सारे सेक्शन में, जहां भी करस्पॉन्डिंग बीएनएस के सेक्शन है, उसमें 7 साल तक की सजा का हकदार है। हमने कहा कि उनको पार्टी बनाओ, इसमें उनके लेटर पे कॉग्निजेंस लिया और उनको विटनेस बॉक्स में बुलाओ। तो इसके ऊपर फिर जो आर्गुमेंट हुआ, तो आर्गुमेंट में अमेकस क्यूरी करके है दौरियस खंबाटा, उन्होंने कोर्ट को 2 पर इंक्यूरियाम ओवर रूल्ड नॉन रिलेवेंट जजमेंट दे दिए। वो जजमेंट क्या कहते हैं मालूम है क्या? जज के खिलाफ के आरोप सही भी है तब भी आप उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते पुराने ओवरऑल जजमेंट। और दूसरा जजमेंट क्या कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत, नियम के तहत चलना हाईकोर्ट को बाइंडिंग नहीं है। हाईकोर्ट को कोई नियम लागू नहीं होते, वो अपने मनमाने तरीके से कुछ भी आदेश पारित कर सकता है, या ऐसा एक जजमेंट है। और उसको वो वकील साहब ने कोर्ट के सामने दिया। मैंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 7 बेंच के जजमेंट दिया। मैंने कहा साहब ये ओवररूल जजमेंट है, स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट आ गया। और इंडियन एक्सप्रेस के मेरे सुब्रमण्यम स्वामी का वर्सेस अरुण शौरी का केस है, उसमें ट्रूथ एज ए डिफेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने और क्लियर किया, अगर जज की या कोर्ट की बदनामी हो रही है लेकिन अगर सच है तो वो कंटेम्प्ट नहीं हो सकता, बल्कि ये लार्जर जनता के हित में है, लार्जर इंटरेस्ट है कि ऐसी चीजें बाहर लाई जाए। और सीएस कर्नन में भी वही बात लिखी। अभी लेटेस्ट 2026 में जस्टिस पार्डीवाला साहब और जस्टिस के वी विश्वनाथ साहब ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, आज तक की हिस्ट्री का सबसे बढ़िया जजमेंट। उन्होंने क्लियर कर दिया, अगर जज के खिलाफ के आरोप गलत है तो कंप्लेंट करने वाला वकील दोनों पे कार्रवाई करो। अगर आरोप सही है तो जज के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन को सस्पेंशन डिसमिसल वो तो करो ही, साथ में उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी ऑर्डर करो। एकदम सही। अभी अगर मेरे आरोप गलत है तो मुझ पर कार्रवाई होगी, मेरे आरोप सही है तो जज पर कार्रवाई। यही तो हम पहले दिन से कह रहे थे ये, लेकिन अभी इन्होंने देखा कि मैं प्रूफ दे रहा हूं तो दौरियस खंबाटा केस लेकर आ गए। नहीं, प्रूफ नहीं लेने के, प्रूफ देखने के नहीं सिर्फ बोल दिया यही गुनाह है। जज ये हो गए, प्रोफेट हो गए, भगवान हो गए कि इनके खिलाफ बोलना ही मना है। वो यशवंत वर्मा के घर में 500 करोड़ मिलेंगे, वो पूरा जस्टिस भेज देगा, वो न्यायपालिका भेज देगा, आपने बोलने का नहीं। तो ये जो है, अब हुआ क्या मैं बताता हूं। हमने एप्लीकेशन दिया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हमारा कहना नहीं माना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, दौरियस खंबाटा ने जो जजमेंट दिया वही सही है। अच्छा, सबसे खास बात है ये केस की, एक सबसे बड़ी खास बात, जो जजमेंट दौरियस खंबाटा साहब ने दिया वो जजमेंट को बाल ठाकरे के केस में ओवररूल किया फुल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट 2005 में कि कहा नहीं, हाईकोर्ट की सारी कार्रवाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के नियम से ही चलेंगी। और एक 2022 में खुद जस्टिस, जो चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब है, उनका खुद का जजमेंट है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट के नियम के तहत ही चलेंगी, उस रूल के बाहर कुछ भी अगर प्रोसीडिंग चली तो खारिज हो जाएगी। चलिए, फिर भी 5 जज बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के बोला नहीं, उनका ही कहना सही है। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हमने फिर रिकॉल एप्लीकेशन लगाया कि आपने जो फाइंडिंग दिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अगेंस्ट है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये वाले मुद्दे जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी आप गौर कीजिए बात को कि ये जो मुद्दा है, सच बोलने का परमिशन है नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। हम गए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूरा पिक्चर
समझ में आ गया। अब ये बेंच ना उतने डेयरिंग वाले नहीं थे जस्टिस जेबी पार्टी वाला और जस्टिस विश्वनाथ तर की तरह, तो अभी इनको मिडवे निकालना था। तो इन्होंने मिडवे कैसा निकाला, चार चार बातें हमको बोल दिया। देखो, वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशन ऐसे लगाने के नहीं, अगर उनके पास में मटेरियल नहीं है तो जिस मैटर का उनका कोर्ट में चल रहा है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे एलिगेशन करने के नहीं। लेकिन उसके साथ में जो पूरा दे दिया ऑब्जर्वेशन, उसमें अपना काम सॉल्व कर दिया। नंबर 1, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास में सबूत है तो आप जज के खिलाफ में एलिगेशन कर सकते हो, वो परमिजिबल है। मतलब यहां जो हाईकोर्ट को जो भी डाउट बोलो, कंफ्यूजन बोलो या फिर जो भी बोलो, अब वो तो सब खत्म हो गया। अभी मेरे एलिगेशन सही है कि गलत है ये डिसाइड करना है हाईकोर्ट को। अब दूसरा विषय क्या किया, उन्होंने कहा कि जितने मुद्दे नीलेश ओझा ने यहां उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये सारे मुद्दे हाईकोर्ट खुद डिसाइड कर सकता है। मतलब हाईकोर्ट का वो आदेश ओवररूल कर दिया कि जिसमें हाईकोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ये विषय। तीसरी बात कही कि नीलेश ओझा के सारे मुद्दे पे हाईकोर्ट पूरा हर मुद्दे पे डिटेल ये करे, आदेश पारित करे, उसको डिसाइड करे, सारे मुद्दे डिसाइड करना है और एक्सपीडिशियसली करना है। मतलब ऐसा नहीं कि बस नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट केस डाल के छोड़ देने का और बस उसको फाइनल डिसीजन देने का नहीं, ऐसा नहीं। सच है कि गलत है वो डिसाइड करने का। ये तो एक मिनट, अब इसमें तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो तो दिशा का ही था ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट।